हर सुबह इंडिया में करोड़ों लोग एक ऐसा सवाल लेकर उठते हैं जो किसी ने पूछना नहीं चाहा। क्या मैं आज सांस ले पाऊंगा? ना ये कोई मेटाफॉर है, ना सिंबलिज्म लिटरली। वी लिव इन द 21st सेंचुरी। हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट है और हम चांद तक पहुंच चुके हैं। लेकिन उसी देश में जिसे दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी कहा जाता है, हवा, वो चीज जो हमें जिंदा रखती है, अब एक हथियार बन चुकी है। ये कहानी है दिल्ली की हवा की। Air quality in India's capital Delhi has deteriorated to dangerous levels. लेकिन ये सिर्फ दिल्ली की नहीं है, ये हर शहर, हर गांव और हर उस बच्चे की कहानी है जो अब जिंदगी नहीं, पॉइजन सांस में ले रहा है। आज हम एक ऐसा सवाल पूछेंगे जो हर हॉस्पिटल, हर घर और हर इंसान के सीने में गूंज रहा है। What happens when progress forgets to include survival? चलो तुम्हें 30 साल पीछे ले चलता हूं। 1990 के दशक में, वो दौर जब इंडिया वॉज वेकिंग अप। हमने उसे कहा था शाइनिंग इंडिया। दुनिया मेड इन इंडिया चीजें खरीद रही थी, गांवों में फैक्ट्रियां बन रही थीं, जंगलों के बीच से सड़कों को काटा जा रहा था। हर शहर बढ़ रहा था किसी डेवलप्ड चीज में बदलने के लिए। लेकिन एक बात मैंने सीखी, प्रोग्रेस ऑलवेज हैज अ कॉस्ट। और इंडिया में हमने कभी फाइन प्रिंट पढ़ी ही नहीं। आज दिल्ली, भारत की राजधानी, दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहरों में गिनी जाती है, सिर्फ इंडिया में नहीं, द वर्ल्ड। सर्दियों की सुबहों में AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स 500, 600, यहां तक कि 700 तक पहुंच जाता है। पता है इसका मतलब क्या होता है? जब AQI 150 होता है, तभी वो अनसेफ फॉर एवरीवन माना जाता है। और जब 500 होता है, तो ऐसा है जैसे आप हर दिन 40 सिगरेट पी रहे हो, चाहे आप स्मोकर हो या नहीं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक हर साल 7 मिलियन लोग दुनिया भर में एयर पोल्यूशन से मरते हैं। सिर्फ इंडिया में ही करीब 2 मिलियन मौतें होती हैं हर साल। यानी ये मौतें कार एक्सीडेंट से ज्यादा हैं, TB से ज्यादा, मलेरिया से भी ज्यादा, और सबसे क्रूर बात, ज्यादातर ये मौतें साइलेंट होती हैं। कोई आदमी सड़क पर गिरकर नहीं मरता पोल्यूशन से। वो घर जाता है, थकान महसूस करता है, धीरे धीरे उसकी सांसें कमजोर पड़ती हैं। 1 साल बाद, 5 साल बाद वो मर जाता है। डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा होता है हार्ट फेलियर या रेस्पिरेटरी डिजीज। कहीं नहीं लिखा जाता किल्ड बाय द एयर। यही है प्रोग्रेस का इल्यूजन। हम इमारतें देखते हैं, गाड़ियां देखते हैं, वेल्थ देखते हैं, पर जो हमें धीरे धीरे मार रही है वो अदृश्य चीज है। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं द रियल कल्प्रिट्स। पहला, व्हीकल्स। आज भारतीय सड़कों पर 354 मिलियन व्हीकल्स दौड़ रहे हैं। हर दिन ये गाड़ियां नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलर मैटर छोड़ती हैं। दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लगभग 40% प्रदूषण सिर्फ व्हीकल से आता है, और ये संख्या हर साल 10% बढ़ रही है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। दूसरा, कोल पावर प्लांट्स। इंडिया लिटरली रन्स ऑन कोल। सस्ता है, हमारे पास भरपूर है, तो हम उसे जलाते हैं। हर दिन हजारों टन, ताकि घर, फैक्ट्रियां और शहर रोशनी में डूबे रहें। लेकिन इसके साथ निकलता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और मर्करी। और सर्दियों में जब थर्मल पावर प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रदूषण एकदम स्पाइक करता है। तीसरा, क्रॉप बर्निंग। शायद सबसे ट्रेजिक। हर साल अक्टूबर-नवंबर में जब मॉनसून खत्म होता है और पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के किसान फसल काट लेते हैं, तो एक डिलेमा सामने आता है। स्टबल यानी बचा हुआ पराली हटानी पड़ती है। सबसे सस्ता ऑप्शन, जला दो हर सर्दी में। किसान अपनी जमीन को आग लगाते हैं, चॉइस से नहीं, सर्वाइवल के लिए। वो रेगुलेशन और रियलिटी के बीच फंसे हुए हैं। और उस आग से उठने वाला धुआं मिलियंस ऑफ टन्स हवा के साथ दिल्ली की तरफ आता है और शहर को एक टॉक्सिक ब्लैंकेट में लपेट देता है। चौथा, दिवाली फायरवर्क्स। जब पूरा देश रोशनी में झूम रहा होता है, दिल्ली का AQI 200% तक बढ़ जाता है। उस रात की हवा इतनी थिक और जहरीली हो जाती है कि सांस लेना भी एक एक्ट ऑफ ब्रेवरी लगता है। पांचवा, कंस्ट्रक्शन डस्ट। हर शहर बन रहा है, हाईवेज, मेट्रोज, लेकिन हर ईंट के साथ उड़ता है डस्ट, सीमेंट, सैंड, फाइन पार्टिकल्स, जो हवा में घुल जाते हैं। पीक कंस्ट्रक्शन सीजन में यही डस्ट पोल्यूशन का बड़ा हिस्सा बन जाती है। और छठा, वेस्ट बर्निंग। इंडिया हर दिन माउंटेन्स ऑफ वेस्ट पैदा करता है, प्लास्टिक, ऑर्गेनिक, हैजर्ड्स। इनमें से बहुत सा कचरा शहरों के बाहर लैंडफिल्स में जमा होता है
और जब वो वेस्ट जलता है, चाहे गलती से या जानबूझकर, तो निकलते हैं डायोनॉक्सिन और अनगिनत जहरीले केमिकल्स। वो धुआं, वो स्मेल हमारे शहरों की इनविजिबल पॉइजन फैक्ट्रीज हैं। इनमें से हर कारण अपने आप में कंट्रोलेबल है, लेकिन साथ मिलकर वो एक परफेक्ट टॉक्सिक स्टॉर्म बनाते हैं, एक जहरीला कॉकटेल जो हर भारतीय शहर पर एक कर्स की तरह लटका हुआ है। ये एक माँ है जो सुबह 5 बजे उठकर अपनी बेटी का स्कूल बैग तैयार करती है। वो नोटिस करती है कि उसकी 9 साल की बेटी को एस्मा हो गया है। वो समझ नहीं पाती क्यों। डॉक्टर कहता है हवा से हुआ है। ये एक डेली वेज वर्कर है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, स्ट्रीट वेंडर या रिक्शा ड्राइवर जो दिन में 12 घंटे बाहर काम करता है। हर सांस के साथ पोल्यूशन अंदर खींचता है। उसके लंग्स अब उसके नहीं रहे, वो शहर की प्रोग्रेस के हो चुके हैं। ये एक किसान है, रूरल इंडिया का आदमी, जिसके फेफड़े कभी खेतों की खुली हवा में मजबूत बने थे, लेकिन अब क्रॉप जलाने और धुएं में जीने से उसे क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई है। वो न काम कर सकता है, न ठीक से सांस, और इलाज उसकी पहुंच से बाहर। ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग जो याद करते हैं जब हवा साफ थी, जब टेरेस से तारे दिखते थे। अब वही लोग अपनी जिंदगी के आखिरी साल बिताते हैं एयर प्यूरिफायर के पीछे, जिसकी कीमत उनके महीने की कमाई से ज्यादा है। और फिर हैं बच्चे। स्टडीज कहती हैं कि पोल्यूटेड सिटीज में पले बड़े बच्चों की लंग कैपेसिटी 10 से 15% कम होती है। उन बच्चों से जो साफ हवा में बड़े होते हैं, ये परमानेंट है, रिकवर नहीं होता। आज दिल्ली में पैदा हुआ बच्चा जिंदगी की दौड़ एक इंजर्ड फुट के साथ शुरू करता है। आउटडोर एयर पोल्यूशन से दुनिया की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 1.8 साल घट जाती है, पर इंडिया में, स्पेशली दिल्ली जैसे शहरों में, ये फर्क 5 से 7 साल तक पहुंच जाता है। मतलब सिर्फ हवा की वजह से एक दिल्ली में पैदा हुआ बच्चा 7 साल कम जिंदा रहेगा किसी ऐसे बच्चे से जो साफ हवा वाले शहर में पैदा हुआ है। ये कोई हेल्थ स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक चुराया हुआ बचपन है, एक चुराया हुआ दशक, एक चुराई हुई जिंदगी। और सबसे दर्दनाक बात यह है, जिन लोगों पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है, वो 10 कारें नहीं चलाते, फैक्ट्री नहीं चलाते, वो तो बस जीने की कोशिश कर रहे हैं, और हवा उन्हें उसी के लिए सजा दे रही है। अब तुम सोच रहे होगे, अगर इतने लोग मर रहे हैं, बच्चों के लंग्स खराब हो रहे हैं, डेटा इतना क्लियर है, तो फिर कोई कुछ करता क्यों नहीं? जवाब आसान नहीं है, कभी था भी नहीं। ये किसी एक विलन की कहानी नहीं है, किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है। साफ शब्दों में कहें, इंडिया का पोल्यूशन क्राइसिस सिस्टेमिक फेलियर है। हर सरकार, लेफ्ट, राइट, सेंटर, सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। पहला कारण इकोनॉमिक इंसेंटिव। ग्रोथ मापी जाती है जीडीपी में, जॉब्स मापी जाती हैं इंडस्ट्री एक्सपेंशन से। अब अगर कोई पॉलिटिशियन पोल्यूशन कम करने के लिए कोल प्लांट बंद करे तो वर्कर्स की नौकरी जाएगी और वोट्स भी। अगर कंस्ट्रक्शन रोके तो गवर्नमेंट को रियल एस्टेट टैक्स और इकोनॉमिक स्लोडाउन का नुकसान तो होता क्या है? सब पोल्यूशन को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, करप्शन और एनफोर्समेंट। इंडिया के पास पोल्यूशन कंट्रोल लॉज हैं, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, द एयर क्वालिटी एक्ट, सब कागज पर अच्छे दिखते हैं, लेकिन एनफोर्समेंट वहीं मर जाता है। एक फैक्ट्री एमिशन नॉर्म्स तोड़ती है, फाइन लगता है, 5 लाख रुपए ओनर फाइन भर देता है, क्योंकि पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम लगाना उससे कहीं ज्यादा महंगा है। तो वो हर साल फाइन भरता रहता है और पोल्यूशन फैलाता रहता है। फाइन बिजनेस एक्सपेंस बन जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट्स डस्ट नॉर्म्स तोड़ती हैं तो कॉन्ट्रैक्टर लोकल ऑफिसर को पैसे देकर मामला निपटा देता है। काम चलता रहता है, रेगुलेशन हवा में उड़ जाते हैं। कानून हवा को बचाने के लिए बने थे। तीसरा, डिफ्यूजन की समस्या। पोल्यूशन किसी बॉर्डर को नहीं मानता। उत्तर प्रदेश की फैक्ट्री का धुआं दिल्ली की हवा में जाता है। पंजाब के खेतों की आग 200 किलोमीटर दूर न्यू दिल्ली की हवा को मार देती है। तो दिल्ली सरकार जब पॉल्यूशन कंट्रोल लागू करती है, वो सिर्फ 40% प्रॉब्लम संभाल सकती है। और फिर शुरू होता है ब्लेम गेम, स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। चौथा, शॉर्ट टर्म थिंकिंग। पॉलिटिशियन का टर्म 5 साल का होता है, लेकिन पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज 20 से 50 साल की प्रॉब्लम्स हैं। इसलिए लीडर्स इन्वेस्ट करते हैं विजिबल प्रोजेक्ट्स में, नए स्टेडियम्स, हाईवेज, ब्रिजेस, क्योंकि ये दिखते हैं और वोट्स दिलाते हैं। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पोल्यूशन कंट्रोल,
इनका रिजल्ट 10 से 15 साल बाद आता है। पांचवां, कॉस्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी अब सस्ती है, लेकिन कोल सिस्टम डीपली एंट्रेंच्ड है। कोल इंडस्ट्री में मिलियंस ऑफ जॉब्स हैं और माइनिंग यूनियंस बहुत पावरफुल हैं। अगर इंडिया अचानक क्लीन एनर्जी पर शिफ्ट करे तो इकोनॉमिक डिसरप्शन होगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी। इसलिए सिस्टम खुद चेंज से डरता है। और आखिर में इनविजिबल सफरिंग। पोल्यूशन धीरे धीरे मारता है। हॉस्पिटल के अंदर, घरों के अंदर लोगों को समझ ही नहीं आता कि उनकी बीमारी हवा से जुड़ी है, तो पॉलिटिकल प्रेशर बनता ही नहीं। अगर पोल्यूशन किसी बिल्डिंग कोलैप्स की तरह एकदम लोगों को मारता तो पूरा देश सड़क पर उतर आता, लेकिन क्योंकि ये इनविजिबल है, इसे इग्नोर करना आसान है। सच्चाई ये है, इंडिया का पोल्यूशन क्राइसिस कोई रहस्य नहीं है, ये अनसॉल्वेबल भी नहीं है, ये बस एक चॉइस है, एक फैसला शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ को लॉन्ग टर्म ह्यूमन हेल्थ से ऊपर रखने का। और ये फैसला किसी एक पार्टी ने नहीं लिया, पूरे सिस्टम ने लिया है। अब सवाल ये है जो रातों में चैन से सोने नहीं देता, अगर बाकी देशों ने कर दिखाया तो हम क्यों नहीं कर सकते? चलो शुरू करते हैं बीजिंग से। हाँ, वही बीजिंग जो कभी दिल्ली से भी ज्यादा पोल्यूटेड था। 2013 में वहां की हवा इतनी टॉक्सिक थी कि लोग उसे कहते थे एयरपोक्लिप्स। PM 2.5 स्तर 500 से ऊपर पहुंच जाते थे। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, हॉस्पिटल्स भरे रहते थे और पूरा शहर धुंध में डूबा था। लेकिन फिर 2013 में चाइना ने ऐलान किया वॉर ऑन पोल्यूशन। ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना हॉलो प्रॉमिसेस, वास्तविक जंग। उन्होंने अगले 10 सालों में $100 अरब इन्वेस्ट किए, हजारों कोल फायर्ड बॉयलर्स बंद किए, पावर प्लांट्स को अल्ट्रा लो इमिशन टैक्स से अपग्रेड किया, हाई इमिशन व्हीकल्स को रिस्ट्रिक्ट किया और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा दिया। आज दुनिया के 99% इलेक्ट्रिक बसें चीन में चल रहे हैं और नतीजा 2013 से 2024 के बीच बीजिंग का PM 2.5 पॉल्यूशन 64% घट गया। सल्फर डाइऑक्साइड 89% कम हुआ 2013 में, जहां 58 दिन हैवी पोल्यूशन होते थे। 2024 में वो घटकर सिर्फ 2 दिन रह गए, सिर्फ 2 दिन पूरे साल में। अब चलो पीछे चलते हैं। लंदन 1952, द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन। 5 दिनों तक कोल बर्निंग और इंडस्ट्रियल स्मोक से बना टॉक्सिक फॉग पूरे शहर पर छा गया। विजिबिलिटी जीरो, लोग अपने पैरों तक नहीं देख पा रहे थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद। और उन 5 दिनों में 12,000 लोग मर गए। वो एक डिजास्टर था, लेकिन साथ ही टर्निंग पॉइंट भी। सिर्फ 4 साल बाद 1956 में ब्रिटेन ने पास किया क्लीन एयर एक्ट, स्मोक फ्री जोन्स बनाए, घरों और फैक्ट्रियों में कोल जलाना बैन किया और लोगों को क्लीन फ्यूल स्विच करने के लिए सब्सिडी दी। धीरे धीरे सालों में लंदन की हवा साफ हो गई। 1980 के दशक तक सल्फर डाइऑक्साइड का प्रतिशत 66 और पार्टिकुलेट मैटर का प्रतिशत 85 घट गया। आज लंदन ज्यादातर साल क्लीन एयर में सांस लेता है। और सिर्फ लंदन या चीन नहीं, टोक्यो, लॉस एंजल्स, सोल, सिंगापुर, सबने किया। टोक्यो ने कोल से नेचुरल गैस और रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट किया, डीजल व्हीकल्स को बैन किया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मास लेवल पर बढ़ाया। आज टोक्यो का PM 2.5 लेवल सिर्फ 10 से 12 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। दुनिया के सबसे साफ कैपिटल सिटीज में से एक लॉस एंजलिस, जो कभी स्मॉग कैपिटल कहलाता था, उसने इन्वेस्ट किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक बसेस और स्ट्रिक्ट इमिशन नॉर्म्स में। अब उनका टारगेट है 2028 तक 100% इलेक्ट्रिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट। तो फिर सवाल है, इन सब के पास क्या था जो हमारे पास नहीं है? सिंपल आंसर, पॉलिटिकल विल। ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना नॉलेज की, ना पैसे की, कमी है इरादे की। बीजिंग ने $100 अरब खर्च किए। इंडिया का पूरा एनुअल पोल्यूशन कंट्रोल बजट $200 मिलियन से भी कम। लंदन ने 12,000 मौतों के बाद 4 साल में क्लीन एयर एक्ट पास किया। इंडिया हर साल 20 लाख लोग पॉल्यूशन से खोता है। और अब तक डिबेट चल रही है कि क्या पॉल्यूशन वाकई में प्राथमिकता है। चीन ने पॉल्यूटिंग फैक्ट्रियां बंद कर दी, भले इकोनॉमिक डिसरप्शन हुआ। इंडिया में फैक्ट्री 5 लाख का फाइन देकर पोल्यूशन फैलाती रहती है, क्योंकि फाइन भरना सस्ता है कंप्लायंस से। टोक्यो ने एक रात में डीजल व्हीकल्स पर बैन लगाया और CCTV सर्वेलेंस से एनफोर्समेंट किया। दिल्ली ने ऑड इवन स्कीम निकाली, 2 हफ्ते बाद बंद कर दी, क्योंकि लोगों को इनकन्वीनियंस हुआ। कड़वी सच्चाई ये है,
हम फेल हुए क्योंकि हमने फेल होना चुना। टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी है, पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है, पैसा भी है। हाईवेज, स्टेडियम्स और स्टैच्यूज पर अरबों खर्च होते हैं। नॉलेज भी है, साइंटिस्ट, एक्टिविस्ट, एनजीओज सालों से चिल्ला रहे हैं सॉल्यूशंस पर। लेकिन सिस्टम, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ब्यूरोक्रेटिक ने डिसाइड कर लिया कि क्लीन एयर कोई प्रायोरिटी नहीं है, कि आज का जीडीपी कल के बच्चों के लंग्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि वॉट्स जिंदगी से ज्यादा कीमती हैं। बीजिंग सफल हुआ क्योंकि सरकार ने कहा यह क्राइसिस है और हम इसे किसी भी कीमत पर ठीक करेंगे। लंदन सफल हुआ क्योंकि 12,000 मौतों ने उन्हें झकझोर दिया। टोक्यो, एलए, सोल, सिंगापुर सब ने सक्सीड किया क्योंकि उन्होंने तय किया कि सिटीजन्स की सेहत प्रॉफिट से ज्यादा जरूरी है। इंडिया के पास सारे टूल्स हैं, बस विल नहीं है। यही फर्क है, यही वजह है वो सांस ले रहे हैं और हम अभी भी घुट रहे हैं। लेकिन यहीं पर मैं इस डॉक्यूमेंट्री को निराशा पर खत्म कर सकता था, लेकिन मैं नहीं करूंगा, बिकॉज समथिंग इज चेंजिंग। यंग इंडियंस, तुम्हारी जनरेशन जो इस सेंचुरी में पैदा हुई, वो जाग रही है, सवाल पूछ रही है, जवाब मांग रही है, चेंज चाहती है। 20 साल बाद नहीं, अभी। इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 200 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। हाँ, अभी ये इनफ नहीं है, लेकिन इसकी ग्रोथ दुनिया के सबसे तेज देशों में से एक है। सोलर और विंड अब इंडिया में कोल से सस्ती हैं। द इकोनॉमिक्स हैव शिफ्टेड। सिटीज भी इन्वेस्ट करना शुरू कर चुकी हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। दिल्ली का मेट्रो, बेंगलुरु की बसें, ये सब पर्सनल व्हीकल्स पर डिपेंडेंस को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इट्स स्लो, यस, बट इट्स हैपनिंग। इलेक्ट्रिक व्हीकल एडॉप्शन भी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, अभी पावर जनरेशन से पोल्यूशन आता है, लेकिन ईवी एडॉप्शन की स्पीड इंडिया में कई डेवलप्ड देशों से ज्यादा है। अगले 10 सालों में इसका नोटिसेबल इंपैक्ट दिखेगा। और एक्टिविस्ट्स, ओह, दे आर रिलेंटलेस। ग्रेटा थुनबर्ग से लेकर इंडियन क्लाइमेट एक्टिविस्ट तक लोकल कम्युनिटीज अपने राइट टू ब्रीथ के लिए लड़ रही हैं। एक मूवमेंट बन रहा है। यंग लोग डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, ब्लॉग्स लिख रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं जो सच को एक्सपोज कर रहा है। वो पोल्यूशन को विजिबल बना रहे हैं, जिस तरह गवर्नमेंट डेटा कभी नहीं बना सका। और जो मुझे उम्मीद देता है वो ये है, पोल्यूशन किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को नहीं मानता। चाहे तुम अमीर हो या गरीब, नॉर्थ से हो या साउथ से, हिंदू हो या मुस्लिम, सब सांस लेते हैं, सब प्रभावित होते हैं। यही यूनिवर्सल सफरिंग, यूनिवर्सल प्रेशर बनाता है चेंज के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया का पोल्यूशन क्राइसिस 1 साल में, 5 साल में या 1 दशक में खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। डैमेज गहरा है, इंटरेस्ट एंट्रेंच्ड हैं, बट द डायरेक्शन इज चेंजिंग। यूथ उसे ड्राइव कर रहे हैं, एंड दैट गिव्स मी होप। लेट मी एंड विद दिस। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन नहीं है, वो एक कनेक्शन है। वही हवा जो तुम्हारी माँ ने ली थी जब वो तुम्हें अपने अंदर पाल रही थी, वही हवा जो तुम्हारे एंसेस्टर्स ने ली थी, वही हवा जिसमें पक्षी उड़ते हैं, पेड़ बढ़ते हैं, जो दिल्ली को मुंबई से और इंडिया को दुनिया से जोड़ती है। जब हम उस हवा को झर बना देते हैं, हम सिर्फ अपने लंग्स को नहीं मार रहे होते, हम उस कनेक्शन को तोड़ रहे होते हैं जिसने इंसानियत को हजारों सालों तक जिंदा रखा। तो सवाल सिर्फ हेल्थ या एनवायरनमेंट का नहीं है, ये एक मॉरल सवाल है। हम कैसी दुनिया छोड़ना चाहते हैं? ऐसी दुनिया जहां बच्चों को सांस लेने के लिए मशीन्स चाहिए हों, जहां बुजुर्ग अपने आखिरी साल कमरे के अंदर बंद रहकर गुजारें, जहां एक किसान की रोजी रोटी उसके ही सांस लेने के हक से टकराए। हमारे पास टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं, जो नहीं है पॉलिटिकल विल, इकोनॉमिक विल, इंडिविजुअल विल। चेंज ऊपर से नहीं आएगा, नीचे से आएगा, तुमसे आएगा। सिटीजन से जो साफ हवा मांगेंगे, एक्टिविस्ट से जो आवाज उठाएंगे, उन यंग लोगों से जो ये मानने से इनकार करेंगे कि उनके लंग्स किसी और के प्रॉफिट के लिए कुर्बान किए जाएं। हर बार जब तुम पर्सनल कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट चुनते हो, तुम क्लीन एयर के लिए वोट करते हो। हर बार जब तुम किसी पॉलिटिशियन से उनकी एनवायरमेंटल पॉलिसी पर सवाल पूछते हो, तुम अकाउंटेबिलिटी मांगते हो। हर बार जब तुम इस कहानी को शेयर करते हो, तुम उस खामोशी को तोड़ते हो जो इनविजिबल सफरिंग को छुपाती है। वही हवा जो आज इंडिया को मार रही है, वही हवा इंडिया को बचाएगी अगर हम उसे बचाने का फैसला लें। जो हवा हम सांस में लेते हैं वो हमें सबको जोड़ती है। अगर हम उसे नष्ट करते हैं तो हम खुद को नष्ट करते हैं।
लेकिन अगर हम उसके लिए लड़ते हैं साथ मिलकर, तो हम सिर्फ अपने लंग्स नहीं, अपना फ्यूचर बचाते हैं। एवरी ब्रेथ मैटर्स, एवरी चॉइस मैटर्स, एवरी वॉइस मैटर्स। वायु प्रदूषण से हर साल 20 लाख भारतीयों की मौत होती है, लेकिन हम सब मिलकर इसे बदल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।